नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपने स्टार्ट कर दी होगी। उत्तराखंड एलटी के फॉर्म आने वाले हैं दोस्तों नवंबर में और मार्च 2024 में इसका एग्ज़ाम दोस्तों प्रस्तावित किया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक वाइटल रोल प्ले करता है उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम में। इसके अलावा प्रवक्ता के भी फॉर्म आएंगे, तो प्रवक्ता स्क्रीनिंग में भी दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। हम दोस्तों पढ़ रहे थे शिक्षण के स्तर। तीन दोस्तों इसके स्तर होते हैं, मेमोरी स्तर, इसके अलावा दोस्तों बोध स्तर और चिंतन स्तर। यानी कि मेमोरी लेवल स्मृति स्तर बोलते हैं, बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल और चिंतन स्तर। पहले दो लेवल के बारे में हमने प्रीवियस दो क्लासेस में दोस्तों आपको बताया है, भाग 21 और भाग 22 जरूर देख लेना, तभी जाके दोस्तों आपको क्लास समझ में आएगी। तो आज हम शिक्षण के तीसरे स्तर यानी कि चिंतन स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी ना भूलें और जरूर इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तीन दोस्तों स्तर बताए थे। इसमें टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो विद्यालय है वहां पर कक्षाओं के स्तर भी डिफरेंट होते हैं। तो अलग अलग स्तरों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और उन्हीं उद्देश्यों के अकॉर्डिंग दोस्तों शिक्षण के भी अलग अलग स्तर अपनाए जाते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से स्तर थे जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हमने डिस्कस किया था स्मृति स्तर के बारे में, बोध स्तर के बारे में। स्मृति स्तर जिसको कि विचारहीन स्तर बोला जाता है, यहाँ पर विचारों का प्रयोग ना करके केवल रटने पर दोस्तों बल दिया जाता है। जबकि बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में छात्रों को जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं उसका बोध कराया जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बताई जाती है, जो भी उनको तथ्य फैक्ट सूचनाएं दी जाती हैं उसके कॉन्सेप्ट से भी उनको परिचित करवाया जाता है। तो ये दोस्तों बोध स्तर था, जहां से दोस्तों विचार युक्त चीजें स्टार्ट होती हैं, जहां पर छात्र को विचार करने लायक बनाया जाता है। इस स्मृति स्तर में जो छात्र हैं वो निष्क्रिय होता है, जबकि शिक्षक सक्रिय होता है। यहां पर क्या है कि शिक्षक और छात्र दोनों के दोनों सक्रिय भूमिका में रहते हैं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब दोस्तों जो अगला स्तर है वो है चिंतन स्तर, जिसको कि अति विचार युक्त स्तर दोस्तों बोला जाता है। और इस स्तर में जो शिक्षक है उसकी भूमिका कम और छात्र की भूमिका ज्यादा होती है। तो इसमें छात्र ज्यादा सक्रिय होता है, क्योंकि वो ज्यादा सक्रिय है तो वो होगा अति विचार युक्त। तो आज हम दोस्तों इसी रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में जानेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है चिंतन स्तर का शिक्षण यानी कि टीचिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। जो चिंतन का दोस्तों स्तर है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वोच्च स्तर है। इसमें जो स्मृति स्तर है उसके बाद बोध स्तर की तुलना में ये अधिक विचार युक्त और उपयोगी होता है। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर स्मृति स्तर और बोध स्तर, छात्रों को इन दोनों स्तरों से गुजरना पड़ेगा। अगर इस स्मृति स्तर और बोध स्तर में कहीं भी कोई कमी रह गई है तो फिर इस स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये सारे स्तर आपस में इंटरकनेक्टेड है और इनके क्या है फेजेस हैं, यानी कि पहले आपको मेमोरी लेवल पार करना होगा, फिर उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब ये दोनों लेवल पूरे अच्छी तरीके से पार होते हैं तभी जाके आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंच पाते हैं। अब चिंतन स्तर पर दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो डिफरेंट डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बात एक ही है, सभी का अर्थ एक ही होता है, लेकिन शब्दों में बयां करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि मॉरिस एल बीगे की डेफिनेशन है, पहले इसको एक बार देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव लेवल टीचिंग टेंड्स टू डेवलप द क्लासरूम एटमॉस्फेयर्स व्हिच इज मोर अलाइव एंड एक्साइटिंग, मोर क्रिटिकल एंड पेनिट्रेटिंग एंड मोर ओपन टू फ्रेश एंड ओरिजिनल थिंकिंग। यानी कि चिंतन स्तर का शिक्षण ऐसा कक्षा वातावरण बनाने का प्रयास करता है जो कि अधिक सजीव हो, अधिक उत्साहवर्धक हो, अधिक आलोचनात्मक हो और गहराई तक ले जाने वाला हो, ताजी और मौलिक सोच के लिए अधिक खुला हो। तो आप समझ रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर क्लास ज्यादा लाइवली होती है, मोर एक्साइटिंग होती है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को क्रिएट करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी भी लेकर आनी है और कोई भी कॉन्सेप्ट है उसकी डीप
नॉलेज भी लेना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अधिक आलोचनात्मक और गहराई तक ले जाने वाला हो। इसके अलावा जो थिंकिंग है वो फ्रेश होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए। तो ऐसा दोस्तों रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का एनवायरनमेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर एस.सी. ओबेरॉय, इनके द्वारा भी अच्छी डेफिनेशन दी गई है। चिंतन स्तर का शिक्षण वह शिक्षण है जिसकी प्रकृति समस्या केंद्रित हो और विद्यार्थी मौलिक कल्पना में व्यस्त हो तथा विषय के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का उपागम होने के साथ साथ गंभीर प्रकार का चिंतन करता हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको ज्यादा वरीयता दी जा रही है। और इसके अलावा देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं मौलिक कल्पना यानी कि ओरिजिनल थिंकिंग, ओरिजिनल इमेजिनेशन, इस पे ज्यादा दोस्तों वर्क किया जाता है। इसमें विद्यार्थी तथ्यों और सामान्यीकरण की खोज करता है और चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए स्मृति और बोध स्तर के शिक्षण की शर्त पूरी करनी पड़ती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जब तक आप मेमोरी लेवल और बोध लेवल यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के शिक्षण को पूरा नहीं करते हैं, वहां पर अगर अधिगम में कोई भी कमी रहेगी तो फिर इस स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, इस पर दोस्तों ज्यादा वर्क किया जाता है और छात्र है उससे ओरिजिनल थिंकिंग की अपेक्षा की जाती है, अधिक से अधिक चिंतन और किसी भी टॉपिक पर डीप नॉलेज की एक्सपेक्टेशंस रहती है। वास्तव में दोस्तों इस तरह के शिक्षण में जो छात्र हैं दोस्तों उनको उनके जीवन में जो वास्तविक समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने के लायक बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी दोस्तों मानव का जीवन है उसमें लगातार कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या आती रहती है और उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको चिंतन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी चिंतन के लायक दोस्तों उनको बनाया जाता है ताकि वो स्वयं ही चिंतन करके, कल्पना करके, ठीक है, अपने बौद्धिक का, अपने बुद्धि का विकास करें और समस्याओं के समाधान को खोज सके और इस तरह से अपनी जो क्रिएटिविटी है उसका विकास करें, अपनी क्षमताओं का विकास करें। तो जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है उसमें छात्र है उसको जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लायक दोस्तों बनाया जाता है। इसमें छात्र हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल साइंटिफिक वे वाली अप्रोच है। इसके बारे में अभी आगे भी हम पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिमान, मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। देखिए इससे पहले हमने मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग पढ़े थे जो कि हर्बर्ट के द्वारा दिए गए थे। ऐसे ही फिर हमने मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग पढ़ी थी यानी कि बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमान जो कि मॉरिसन के द्वारा दिए गए थे। अब ये जो प्रतिमान है जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है दोस्तों ये हंट के अनुसार दिए गए हैं। अब हंट के अनुसार दिए गए हैं तो इसमें भी दोस्तों इसके उद्देश्य होंगे, इसकी संरचना होगी यानी कि सिंटैक्स, तीसरा इसकी सामाजिक प्रणाली होगी, ओके, एंड इसके बाद दोस्तों इसमें होगा मूल्यांकन, जैसे कि पिछले 2 लेवल पर था। तो पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य के बारे में। देखिए जैसे कि आप जब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग करवाने जा रहे हैं तो उसके क्या क्या दोस्तों उद्देश्य होने चाहिए। सबसे पहले विद्यार्थियों में समस्या समाधान का की क्षमता का विकास करना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर छात्रों को समस्या समाधान की जो कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पर डेवलप किया जाता है। छात्रों के सामने समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, वो व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो सकती हैं और छात्रों को चिंतन, कल्पना और तर्क के आधार पर उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों की स्वतंत्र और मौलिक चिंतन शक्ति का विकास करना। देखिए फिर वही चीज है कि जब विद्यार्थी के सामने जब समस्या लाई जाती है तो उसको पूरा समय दिया जाता है कि वो ओरिजिनल थिंकिंग कर सके, इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर सके, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर सके और उसकी इस पावर को डेवलप किया जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास करना। तो ये भी दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग इसको तो विकसित करना ही करना है। अब बात आती है दोस्तों
इसकी संरचना की। जब दोस्तों एक टीचर है वो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को अपनाने जा रहा है तो उसके क्या क्या स्तर होने चाहिए, आप किस तरह से क्रम वाइज उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 4 इसके सोपान हैं। जैसे इससे पहले हमने हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली पढ़ी थी, उसके बाद हमने मॉरिसन के भी दोस्तों जो 5 स्टेप्स हैं वो भी डिस्कस किए थे, जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में आते थे। अब दोस्तों आप किन किन स्टेप्स को दोस्तों फॉलो करेंगे जिससे कि आप रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग कर पाएंगे। तो देखिए काफी साइंटिफिक वे में इस टीचिंग को करवाया जाता है। तो इसमें दोस्तों 4 इसके सोपान है। प्रथम सोपान क्या है कि विद्यार्थियों के सामने समस्यात्मक परिस्थिति को पैदा करना। इसमें शिक्षक क्या करता है कि विद्यार्थियों के सामने कोई ना कोई समस्या पैदा करता है, इससे छात्र तनाव में आते हैं और फिर वो तनाव में आने के बाद उससे संबंधित जो सॉल्यूशन है उसकी खोज करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो दूसरा सोपान क्या होता है, इसमें विद्यार्थी समस्या समाधान के लिए नई नई उपकल्पना, यही तो दोस्तों क्या है, एक तरह का प्राइमरी सॉल्यूशन। भाई हमारी कोई समस्या है, समस्या के समाधान के लिए दोस्तों हम जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो एक तरह का वो प्राइमरी सॉल्यूशन होता है। अब उस सॉल्यूशन को दोस्तों हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसको टेस्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ आंकड़ों की या फैक्ट्स की आवश्यकता होती है। तो तीसरा जो सोपान दोस्तों वही होता है कि विद्यार्थी उपकल्पनाओं की पुष्टि के लिए आवश्यक तथ्यों या फिर आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। और चौथा है कि इसमें दोस्तों इस हाइपोथेसिस का परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने एक्शन रिसर्च पढ़ा है, क्रियात्मक अनुसंधान, तो ये उसी तरह की दोस्तों प्रक्रिया है। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों, ठीक है, या निरीक्षणकर्ताओं, इनके द्वारा दोस्तों किया जाता है विद्यालय की मौलिक समस्याओं को दूर करने के लिए। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये जो रिसर्च है ये किसके द्वारा की जा रही है, ये छात्र के द्वारा दोस्तों की जा रही है। तो ये यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अंतर्गत दोस्तों ये आता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सामाजिक प्रणाली के बारे में, यानी कि सोशल सिस्टम। तो सामाजिक प्रणाली क्या है? सामाजिक प्रणाली का मतलब है कि शिक्षक और छात्र के बीच में किस तरह का संबंध होना चाहिए जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग करते हैं। तो इसमें शिक्षण में कक्षा का वातावरण बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, विद्यार्थियों को खुली छूट होनी चाहिए। जैसे कि मेमोरी लेवल टीचिंग में क्या था कि वहां पर जो शिक्षक है वही मेन कंपोनेंट था, छात्रों को निष्क्रिय रहना है, उनको कोई भी छूट नहीं देनी है, उनको सिंपली आपने तथ्य सूचनाएं देनी है, नियम बताने हैं, उनको कहना है कि आप रट लो इनको। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सामाजिक प्रणाली है वो क्या है कि चिंतन स्तर में शिक्षण में कक्षा वातावरण बिल्कुल खुला और स्वतंत्र होता है, विद्यार्थियों के सामने समस्या पैदा करना या रखना होता है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऑफ कोर्स डिस्कशन आदि का भी आयोजन करना होता है इसमें। ठीक है, तभी जाके इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर यानी कि लेवल ऑफ एस्पिरेशन को ऊंचा उठाना, ये दोस्तों आपके सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत दोस्तों आते हैं, क्योंकि यही दोस्तों वो फैक्ट्स हैं या मैटर हैं जिससे कि सामाजिक तौर पे शिक्षण कार्य आगे बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कौन है, छात्र है और शिक्षक है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये सामाजिक प्रणाली दोस्तों इसके अंतर्गत आती है जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग करते हैं। इसमें दोस्तों एससी ओबेरॉय के द्वारा डेफिनेशन भी दी गई है कि इस तरह के शिक्षण में समस्या का समाधान करने के लिए सभी विद्यार्थी सक्रिय और संवेदनशील हो जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों की स्वतः प्रेरणा और सामाजिक प्रेरणा दोनों का ही विशेष महत्व है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब इसमें इस शिक्षण में छात्रों के सामने जब भी कोई समस्या उत्पन्न की जाती है तो उस समस्या के समाधान के लिए विद्यार्थी को खुद ही एक्टिव होना पड़ता है, साथ ही साथ संवेदनशील भी होना पड़ता है। इसमें जब समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विद्यार्थी थोड़ा चिंतित होता है, थोड़ा टेंशन में आता है, तो उसको कहीं ना कहीं स्वयं प्रेरणा मिलती है उसको सॉल्व करने की, और इसके अलावा सामाजिक प्रेरणा, वो भी दोनों के दोनों क्या है, विशेष यहाँ पर अपना महत्व निभाते हैं। इससे छात्र की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इन दोनों का भी डेवलपमेंट होता है। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी मूल्यांकन प्रणाली, यानी कि सपोर्ट सिस्टम दोस्तों इसका कैसा होना चाहिए, वैल्यूएशन सिस्टम इसका कैसा होना चाहिए। तो जब हम दोस्तों इसको इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो देखिए इससे प्रीवियस दोस्तों जो हमने स्तर पढ़े थे वहां पर ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं और सब्जेक्टिव यानी कि निबंधात्मक परीक्षाएं कह सकते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव और निबंधात्मक परीक्षाएं दोनों चल जाती थी। लेकिन दोस्तों अगर आपने चिंतन स्तर के शिक्षण की परफॉर्मेंस
के लिए जांच करनी है तो यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है वो दोस्तों उपयोगी नहीं होती है। ये दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपने दोस्तों ये जानना है कि भैया किसी का रिफ्लेक्टिव लेवल है वो कितना अच्छा है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर निबंधात्मक परीक्षाएं ज़्यादा उपयोगी होती हैं। आपने उसकी रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग को मेज़र करने के लिए, या फिर अगर आप जो रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग की या रिफ्लेक्टिव लेवल का दोस्तों अगर आप जो टीचिंग कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसकी जांच के लिए आपको दोस्तों निबंधात्मक ऐसे टाइप परीक्षाएं दोस्तों लेनी पड़ेंगी। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा उसमें बेटर आइडिया आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने क्या क्या करना है, इन्हीं परीक्षाओं के अंतर्गत आप क्या क्या लीजिए, आप विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों यानी कि उनके एटीट्यूड और उनके बिलीव का आपको इवैल्यूएशन करना चाहिए। इसके अलावा जो अधिगम की क्रियाएं हैं यानी कि जो सीखने की क्रियाएं हैं उसमें विद्यार्थी कितना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं यानी कि उनकी संलिप्तता, उसको भी आपने टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और विद्यार्थियों की आलोचनात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं का विकास किस सीमा तक हुआ है इसकी भी जांच करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पहले बोला कि क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग, ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग में। तो दोस्तों ये थे रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग के सोपान, या आप इसको स्तर कह सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग के प्रतिमान मॉडल। जब भी आप रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग की टीचिंग करने जा रहे हैं तो उस केस में आपको दोस्तों ये प्रतिमान को फॉलो करना चाहिए। तो ये दोस्तों हमारा ये टॉपिक था जो कि शिक्षण के स्तर में था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी वास्ट टॉपिक था। अगर मैं एक साथ ही तीनों टॉपिक को पढ़ाता तो शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता था, इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको दोस्तों ईजिली समझ में आए, ईजिली आप दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन आसानी से कर पाए। तो आई होप दोस्तों कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।